नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल जीके एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राज व्यवस्था की। ये हमारा पॉलिटी का यानी कि इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर है, तो इसमें हम इसके सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। यानी इस वीडियो में हम समझेंगे जब हम भारतीय राज व्यवस्था यानी कि जिसे हम इंग्लिश में पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बोलते हैं, उसका मतलब क्या है। हम ये समझेंगे कि जब हम जीएस में इंडियन पॉलिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये समझेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। क्योंकि ये हमारा पॉलिटी का पहला वीडियो है, तो इसमें हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम आगे पॉलिटी को जनरल स्टडीज के पार्ट के रूप में पढ़ेंगे तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि आखिर पॉलिटी का मतलब क्या है। और उससे जुड़े हुए, उससे मिलते जुलते जो शब्द हैं, जैसे कि राजनीति शास्त्र या संविधान, तो इनसे जो है पॉलिटी अलग कैसे है और या संबंधित कैसे है। यानी कि राजनीति शास्त्र जो है इंग्लिश में क्या कहलाती है, पॉलिटिकल साइंस, और संविधान को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब जनरल स्टडीज के में हम पॉलिटी पढ़ते हैं, न कि पॉलिटिकल साइंस, तो जनरल स्टडीज में जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसका मतलब क्या है और वो कैसे जो है राजनीति शास्त्र और संविधान से अलग है और कितनी जो है उनसे मिलती जुलती है। तो टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन को समझने में आसानी हो। क्योंकि एक बार अगर हमें सब्जेक्ट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हमें आगे जो है पॉलिटी को विस्तार में जब हम समझेंगे तो समझने में आसानी होगी और हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, तो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये संविधान क्या है और संविधान और पॉलिटी में क्या जो है संबंध है। तो इस लेक्चर में हम, चूंकि ये हमारा पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर है, तो इसलिए हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या होता है और ये कैसे जो है बाकी जो उससे मिलते जुलते टर्म्स हैं, जैसे कि संविधान हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, इनसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राज व्यवस्था, पहले हम इस टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या है। जब हम बोल रहे हैं कि पॉलिटी, एक शब्द है पॉलिटिकल साइंस, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है हमें। एक शब्द और है जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं राजनीति शास्त्र। तो हमें इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। हम आगे इसे समझाएंगे इसी वीडियो लेक्चर में कि कैसे राजनीति शास्त्र जो है राज व्यवस्था से अलग है। राज व्यवस्था हम जनरल स्टडीज के एक पार्ट के रूप में पढ़ते हैं और उसको हम इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। तो हम आगे समझेंगे इसी में कि पॉलिटिकल साइंस जो है पॉलिटी नहीं है बल्कि अलग है। तो सबसे पहले अभी हम समझेंगे राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो देखिए, राज व्यवस्था जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है राज और दूसरा शब्द है व्यवस्था। तो राज शब्द का मतलब होता है शासन करना। शासन का मतलब क्या है? शासन का मतलब है निर्णय लेना और निर्णयों का क्रियान्वयन करना। क्या करना? निर्णयों का क्रियान्वयन करना। किसके लिए? बड़े समूह के लिए। बड़े समूह का मतलब है 2 या 10 लोग नहीं, बल्कि मतलब 100, 200, 1000, करोड़ों, लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। तो उनके लिए यदि निर्णय लेने और निर्णयों का क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? शासन कहलाती है। और व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था का मतलब है औपचारिक नियमों और कानूनों का ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप। और किसके लिए, किसके द्वारा? विशिष्ट राजनीतिक इकाई। विशिष्ट राजनीतिक इकाई का मतलब है जैसे भारत एक राजनीतिक इकाई है, जैसे नेपाल एक राजनीतिक इकाई है। तो ये भारत राजनीतिक इकाई के रूप में नेपाल नाम की राजनीतिक इकाई से क्या है? अलग है। तो विशिष्ट राजनीतिक इकाई का मतलब है एक ऐसी देखिए, राजनीतिक इकाई का मतलब होता है
जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो, जिसके अंदर एक निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था हो, जिसको हम क्या कहते हैं, सरकार, और जिसके अंदर क्या हो, निवासी जनसंख्या हो। तो ये जो है राजनीतिक इकाई के लक्षण हैं। उसका एक निश्चित भौगोलिक सीमा होगी, यानी उसका एक निश्चित जो है ज्योग्राफिक एरिया होगा। उस ज्योग्राफिक एरिया में रहने वाले लोगों के लिए वो निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था होगी। तो ये एक राजनीतिक इकाई की परिभाषा है। अब हम समझेंगे, जैसा कि हम आपको समझा रहे थे, कि राज्य व्यवस्था यानी कि एक बड़े समूह के लिए निर्णय लेने और उन निर्णयों का क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, शासन कहलाती है। और व्यवस्था का मतलब क्या है, औपचारिक नियमों और कानूनों का प्रारूप जो किसके द्वारा बनाया गया हो, एक विशिष्ट राजनीतिक इकाई के द्वारा। विशिष्ट राजनीतिक इकाई का मतलब हमने क्या बताया आपको, एक ऐसी एंटाइटी जिसकी एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, उसके अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक निर्णय लेने वाली सर्वोच्च क्या हो, संस्था हो, जिसे हम सरकार कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक इकाई। तो अब अगर हम जितना हमने एक्सप्लेन किया दोनों शब्दों को, इसको एक परिभाषित करने की कोशिश करें तो क्या कहा जाएगा, किसी विशिष्ट राजनीतिक इकाई द्वारा औपचारिक नियमों और कानूनों के प्रारूप के आधार पर निर्णय लेने और निर्णयों का क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, पॉलिटी या राज व्यवस्था। समझे। अब निर्णय किस लिए लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं तीन मुख्य कैटेगरीज से रिलेटेड, एक विकास, दूसरा न्याय, और तीसरा क्या है, सुरक्षा। जो हमने क्या बोला, राज व्यवस्था का मतलब है औपचारिक नियमों एवं कानूनों के प्रारूप के आधार पर किसी विशिष्ट राजनीतिक इकाई द्वारा निर्णय लेना और निर्णयों का क्या करना, क्रियान्वयन करना। ये क्या कहलाता है, पॉलिटी या राज व्यवस्था। निर्णय किससे संबंधित लिए जाते हैं, लोगों के विकास, लोगों से संबंधित न्याय और सुरक्षा। जैसा हमने इसमें स्पष्ट किया कि निर्णय जो है इन तीन कैटेगरीज के अंदर लिए जाते हैं। तो अब राज व्यवस्था का मतलब हम क्या समझे, शासन करना। इसका मतलब क्या है, निर्णय लेने और निर्णयों का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया। शासन किसके लिए लिए जा रहे हैं, उस भौगोलिक इकाई के अंदर रहने वाले लोगों के लिए। बड़ा समूह का मतलब क्या है, लाखों और करोड़ों की जनसंख्या। निर्णय कैसे लिए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे नियमों और कानूनों के आधार पर। औपचारिक नियम और कानून का क्या मतलब है, औपचारिक का मतलब है बंधनकारी, यानी कि मौखिक नहीं कि जब जैसे मन में आए मर्जी में आए वैसे निर्णय लिया जाए, बंधनकारी। और दूसरा क्या है, लिखित। लिखित का क्या मतलब है, जो कानून है, सरकार जिन कानूनों के आधार पर, जिन नियमों के आधार पर काम करती है वो मौखिक नहीं हो सकते, उनको संसद में पारित किया जाता है और उनकी जिनके ऊपर उन कानूनों को लागू करना होता है, जिनके आधार पर शासन करना होता है, उन कानूनों को संसद में क्या किया जाता है, लिखित किया जाता है, पारित किया जाता है और लोगों को सूचित किया जाता है। तो राज व्यवस्था का मतलब, अब जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे कि शासन करना, निर्णय लेना और निर्णयों का क्रियान्वयन करना और औपचारिक नियमों और कानूनों के आधार पर, तो ये राज व्यवस्था है। तो अब आगे हम समझेंगे कि जब राज व्यवस्था का मतलब औपचारिक नियमों और कानूनों के आधार पर निर्णय लेने और उनका क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया है, तो फिर राजनीति शास्त्र क्या है। राजनीति शास्त्र मतलब हमने क्या बोला, जिसको आप सामान्य तौर पर इंग्लिश में कैसे समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस। राज व्यवस्था का मतलब क्या बोला जाता है इंग्लिश में, पॉलिटी। तो पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है। देखिए, पॉलिटी को हम पढ़ते किस में है, जो सामान्य तौर पर
जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन में, सामान्य अध्ययन के भाग के रूप में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी पढ़ते हैं, न कि पॉलिटिकल साइंस। राजनीति शास्त्र का मतलब क्या है? शासन करने की प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन। और राज व्यवस्था का हमने क्या मतलब बोला था? किसी राजनीतिक इकाई की शासन प्रक्रिया का व्यवहारिक अध्ययन। व्यवहारिक अध्ययन का क्या मतलब है? हमने अभी आपको बताया कि राज व्यवस्था में हम किसी राजनीतिक इकाई में किन औपचारिक कानूनों के जरिए किस तरीके से सुरक्षा, विकास और न्याय से संबंधित निर्णय लिए जा रहे हैं, उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था या पॉलिटी। लेकिन हम बोल रहे हैं कि राजनीति शास्त्र जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? शासन करने की प्रक्रियाओं का जो सैद्धांतिक अध्ययन है, हम इसको समझेंगे। सैद्धांतिक अध्ययन का क्या मतलब है? पॉलिटिकल साइंस। अभी हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? अंतर। तो जब हम राजनीति शास्त्र बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? ये सैद्धांतिक अध्ययन है। इसका मतलब क्या है? हम ये समझेंगे कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। जैसे सैद्धांतिक अध्ययन का मतलब है हम पढ़ते हैं शासन के प्रकार या राजनीतिक चिंतक यानी थिंकर। राजनीतिक चिंतक, शासन के प्रकार का क्या मतलब है? जैसे अलग अलग देशों, अलग अलग राजनीतिक इकाइयों, हमने क्या बोला था? राजनीतिक इकाई शब्द का प्रयोग किया था, न कि देश शब्द का। लेकिन राजनीतिक इकाइयां राज्य या राष्ट्र हो सकते हैं। तो राष्ट्र अलग अलग देशों में जो शासन करने की प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। जैसे किन्हीं देशों में लोकतंत्र है, जैसे कि भारत और अमेरिका, और कहीं पर जो है एक पार्टी सिस्टम है, जैसे चीन। कहीं पर जो है थियोक्रेसी है, जैसे ईरान। थियोक्रेसी मतलब क्या? शरिया के आधार पर। कहीं पर जो है तानाशाही सिस्टम है, जैसे रूस को समझ सकते हैं। इसका सैद्धांतिक अध्ययन जो है शासनों के प्रकार का, हम जब सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं, जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग शासन के प्रकारों के क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं, क्या क्या विशिष्टताएं हैं, तो उसको हम राजनीति शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे। राजनीति चिंतक का क्या मतलब है? जैसे राजनीतिक चिंतक का मतलब है वो विद्वान जो राजनीति के विभिन्न विषयों के ऊपर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं और उसको बेहतर जो है शासन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं अरस्तु, रूसो, कांट, इन्होंने किसी देश विशेष की, हमने क्या बोला था? राज व्यवस्था शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब किसी राजनीतिक इकाई की शासन प्रक्रिया का व्यवहारिक अध्ययन। लेकिन राजनीति शास्त्र में हम पढ़ते हैं शासन की प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन यानी सिद्धांत यानी कि चिंतन। तो उसके अंदर ये लोग क्या पढ़ेंगे? किसी देश की जो राज व्यवस्था है, पॉलिटी है, शासन करने का जो प्रकार है, उसको इन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं दिया। इन्होंने क्या दिया? जैसे रूसो ने तानाशाही की क्या की? आलोचना की। तो तानाशाही उस समय कई देशों में थी, किसी एक राजनीतिक देश में नहीं थी। जब रूसो ने 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में क्या था? तानाशाही सिस्टम था, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम था। तो चिंतन का क्या मतलब है? जो शासन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। एक और चीज इसमें समझेंगे हम। दूसरा क्या समझेंगे? राजनीतिक संस्कृति और व्यवहार। हमने क्या बोला था? पॉलिटिकल साइंस में हम तीन चीज समझ रहे हैं। सैद्धांतिक अध्ययन में क्या क्या आ जाएंगे? शासन के प्रकार, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक संस्कृति, यानी किसी पर्टिकुलर देश में किस तरीके से राजनीतिक व्यवहार करती है या राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ये सब चीजें जो है हम सैद्धांतिक अध्ययन के अंदर पढ़ते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस। जनरली पॉलिटिकल साइंस क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है। और हमने क्या बोला था? पॉलिटी जो है वो जीएस का पार्ट है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में ये अंतर है। राज व्यवस्था में यानी कि पॉलिटी में हम किसी
विशिष्ट राजनीतिक इकाई की शासन प्रक्रिया का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, यानी कि वहां किस तरीके से शासन का कार्य हो रहा है। और राजनीति शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, शासन करने से जुड़े हुए जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, उससे जुड़े हुए विचार हैं, शासन के प्रकार हैं, शासन से जुड़े हुए चिंतन हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये राजनीति शास्त्र और राज व्यवस्था का क्या है, अंतर है। दूसरा जो एक और शब्द हम कंफ्यूज किया जाता है वो है राजनीति बनाम राज व्यवस्था। इसको इंग्लिश में है पॉलिटी बनाम पॉलिटिक्स। देखिए, जब हम पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, देखिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलिटिक्स शब्द का, राजनीति शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। और राज व्यवस्था एक विषय है, उसका भी प्रयोग करते हैं, पॉलिटी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, कभी कभी लोग जो है इसको कंफ्यूज करते हैं। तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि हम जब अभी हमने राज व्यवस्था के बारे में आपको बताया कि राज व्यवस्था शासन करने की जो प्रक्रिया है वो है। देखिए, तो फिर पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के पोलिस शब्द से निकला है। कहां से निकला है, पोलिस वर्ड से पॉलिटिक्स निकला है। पोलिस का मतलब क्या है कि एंशियंट टाइम में जो ग्रीक राज्य होते थे, छोटे छोटे, जिनको हम नगर राज्य बोलते थे, उनमें जो है आपने पहले जैसे नॉर्मली कोई कहीं इंटरनेट पर या कोई किताब पढ़ते हुए सुना होगा कि एथेंस में जो है, यानी ग्रीस में जो है सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी। एथेंस में जो है लोकतंत्र था, प्राचीन लोकतंत्र। उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यह है कि पहले के टाइम में एथेंस और ग्रीक सिविलाइजेशन में जो छोटे छोटे जो नगर राज्य होते थे, जिसको आप आज की डेट में लोकसभा सीट कह सकते हो जैसे कि, तो उन नगर राज्यों में जो है लोग जो है राजनीतिक प्रक्रिया में क्या करते थे, सहभागिता करते थे, कोऑपरेशन। तो सहभागिता करते थे कि नगर राज्यों में होता क्या था कि अलग अलग कमिटीज होती थी और विभिन्न विषयों पर वोट जो है कराया जाता था कोई निर्णय लेने से पहले। उन नगर राज्यों को पोलिस कहते थे, और चूंकि नगर राज्यों को पोलिस कहते थे तो नगर राज्यों में शासन की प्रक्रिया में भागीदारी या सहभागिता को क्या कहा जाने लगा, राजनीति। तो पोलिस शब्द से निकला है पॉलिटिक्स। पुराने ग्रीक नगर राज्यों में लोगों द्वारा शासन की प्रक्रिया में या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने को क्या कहा जाने लगा, पॉलिटिक्स। क्योंकि नगर राज्यों को क्या कहा जाता था, पोलिस, तो वहीं से क्या निकला शब्द, पॉलिटिक्स। तो पुराने टाइम में यानी कि यूनान यानी ग्रीक में शासन प्रक्रिया में भाग लेने की जो प्रक्रिया होती थी उसको क्या कहा जाता था, पॉलिटिक्स। वहां से जो है पॉलिटिक्स शब्द निकला। और आधुनिक शब्द में हम क्या बोल रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए की जाने वाली अंतः क्रिया। इसका क्या मतलब है कि हम कह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए जो लोग आपस में अंतः क्रिया करते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स। हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब है सत्ता प्राप्ति के लिए की जाने वाली अंतः क्रिया। अंतः क्रिया का क्या मतलब है, अंतः क्रिया के इसके अंतः क्रिया के तीन पहलू हैं। एक है सहयोग, दूसरा है प्रतियोगिता, और तीसरा है संघर्ष। इसको हम क्या बोल रहे हैं, राजनीति। देखिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब क्या है। हम कह रहे हैं कि हमने आपको राज व्यवस्था में शासन करने के बारे में बताया कि राज व्यवस्था का मतलब है औपचारिक नियमों और कानूनों के आधार पर शासन। शासन का मतलब क्या है, निर्णय लेने और निर्णयों का क्रियान्वयन करना। तो शासन करने के लिए जरूरी है कि कुछ लोग जो है निर्णय निर्माण करने वाली जो संस्था है, जिसको हमने क्या बोला, सरकार कहते हैं, वहां पर होने चाहिए। तो सरकार में पहुंचने के लिए सत्ता प्राप्ति की जो प्रक्रिया है
वो कैसे होती है? पॉलिटिक्स के जरिए, यानी राजनीति के जरिए। तो सत्ता प्राप्ति के लिए लोग, बहुत सारे लोग जो भी सत्ता प्राप्ति, जो भी किसी विशिष्ट राजनीतिक इकाई में रहते हैं, तो वो 3 तरीके की अंतःक्रिया करते हैं। पहला क्या करते हैं? सहयोग। सहयोग का मतलब क्या है? जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता आपस में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ताकि उस पार्टी को जो है चुनावों में क्या मिले? जीत मिले। तो उसको क्या बोलेंगे? सहयोग। क्यों ऐसा वो सहयोग आपस में क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको सत्ता जो है प्राप्त हो जाए और शासन करने का जो अधिकार है वो मिल जाए। दूसरा हमने क्या बोला? प्रतियोगिता करते हैं। 2 पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इंडिया में क्या, बीजेपी और कांग्रेस, वो क्या करते हैं? आपस में कंपटीशन करते हैं, ताकि, और जो जीत जाता है उसे शासन करने का क्या मिल जाता है? अधिकार मिल जाता है। और तीसरा, संघर्ष भी कभी कभी हो जाता है सत्ता में, जैसे प्रोटेस्ट होते हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टी जो है सत्ता से बाहर होगी, तो वो दोबारा सत्ता में आने के लिए सरकार का विरोध कर रही है, तो उसमें क्या होता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है। तो हमने बोला सत्ता प्राप्ति के लिए की जाने वाली अंतःक्रिया जो है वो क्या है? पॉलिटिक्स है। उस अंतःक्रिया के 3 पहलू हैं: सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष। सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष किस लिए किए जाते हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए। इसी को हम क्या बोलेंगे? हमने क्या बोला? इसको क्या बोलेंगे? राजनीति। राज व्यवस्था हमने शब्द जो बोला, यानी कि पॉलिटिक्स, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है किसी निश्चित राजनीतिक इकाई में औपचारिक नियमों और कानूनों के आधार पर निर्णय लेने और निर्णयों का क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पॉलिटी। तो निर्णय लेने और निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक क्या है? एक संस्था होनी चाहिए। यानी ऐसा तो है नहीं कि भाई जितने भी लोग किसी निश्चित भौगोलिक सीमा में रह रहे हों रोज निर्णय लेंगे, सारे लोग मिलकर निर्णय लेंगे। अब जैसे भारत की जनसंख्या 1 अरब से ज्यादा है, तो उस डेली प्रतिदिन वो निर्णय तो नहीं ले सकते। तो जाहिर सी बात है कि वो निर्णय लेने के लिए एक संस्था क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सरकार। तो सरकार जो निर्णय लेती है उसको हमने क्या बोला? उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिटी। और पॉलिटिक्स हमने क्या बोला? सरकार में कौन होगा, यानी सत्ता किसे मिलेगी निर्णय लेने की, उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया, राजनीति। चलिए आगे समझते हैं। तो हमने अभी तक आप क्या क्या समझा? पहले हमने राज व्यवस्था को समझा कि राज व्यवस्था क्या है। फिर हमने समझा राज व्यवस्था और राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है। तीसरा हमने समझा राजनीति और राज व्यवस्था में क्या अंतर है, यानी पॉलिटिक्स बनाम पॉलिटी, राजनीति बनाम राज व्यवस्था, इसको समझा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे संविधान और राज व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस पॉलिटी। तो जैसे जब हम जनरल स्टडीज में ये समझते हैं, हम ये क्यों पढ़ते हैं? जनरल स्टडीज में जब हम जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको पढ़ते हैं तो उसमें संविधान जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? तो एक कंफ्यूजन बन जाता है कि आखिर संविधान जो है वो पॉलिटी से कैसे अलग है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसमें समझेंगे संविधान क्या है। अभी तक समझा राज व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या है। तो संविधान में हम जब कोई पूछे एक शब्द में संविधान क्या है, क्या मतलब है एक शब्द में, तो उसका मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। संविधान एक दस्तावेज है। किसका दस्तावेज है? सर्वोच्च कानून का। हमने शुरू में आपको बताया था जब हम राज व्यवस्था की परिभाषा बता रहे थे, इसको समझेंगे। यहाँ देखिए हमने क्या बोला था? यहाँ औपचारिक नियम और कानूनों का प्रारूप।
अब आगे उसके आधार पर हम निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? शासन। वहां पे क्या करें, जो औपचारिक नियम और कानून हैं वो जरूरी नहीं केवल संविधान हो, लेकिन उसमें जो सबसे सर्वोच्च कानून है, डॉक्यूमेंट, सर्वोच्च कानूनों का दस्तावेज, उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान। इसको हम सर्वोच्च कानून कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि कानून देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे संसद भी कानून बनाती है, राज्य की विधानसभा भी कानून बनाती है, और संविधान में भी जो है शासन से संबंधित प्रावधान होते हैं। तो जब निर्णय की बारी आती है तो सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो किसको दी जाती है? संवैधानिक प्रावधानों को। हमने शुरू में बोला था कि जब शासन जो है वो औपचारिक नियमों के आधार पर होता है, यानी कि मौखिक नियम नहीं है, तो उसमें उन औपचारिक नियमों में भी जो है औपचारिक नियमों का एक हायरार्की होगी। सर्वोच्च उसमें क्या होगा? संविधान, फिर संसदीय कानून आ सकते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ सकते हैं, उसमें राज्य विधानसभा के कानून आ सकते हैं। इस तरीके से एक संविधान औपचारिक नियमों और कानूनों का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें संवैधानिक प्रावधान जो है सर्वोच्च पर आते हैं। तो संविधान का मतलब क्या है? सर्वोच्च नियमों और कानूनों का दस्तावेज। क्या काम करता है? 3 प्रकार का। पहला, सत्ता का मूल स्रोत है। मतलब क्या है इसका? यानी कि सत्ता प्राप्ति के लिए हमने पॉलिटिक्स में समझाया था कि सत्ता प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उसकी सत्ता प्राप्ति के लिए जो अंतःक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स। तो उसमें सत्ता प्राप्ति के जो नियम कानून है वो कहाँ दिए हुए हैं? संविधान में। यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जो है सरकार बनाई जाएगी। दूसरा, शासन व्यवस्था का क्या है? प्रेरणा स्रोत। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो भी काम करेगी वो काम, उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मान लीजिए सोशल, सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है यानी नीति बनाती है तो उसमें संविधान द्वारा दिए गए सामाजिक न्याय शब्द का के आधार पर कार्य करेगी। तीसरा, पारिभाषिक भौगोलिक परिधि में सर्वोच्च कानून। इसका क्या मतलब है? हमने बोला कि राजनीतिक इकाई, जैसे भारत एक राजनीतिक इकाई है, इसका मतलब हमने बोला कि एक लक्षण यह है कि भारत की पारिभाषिक यानी एक निश्चित भौगोलिक सीमा है, तो उस भौगोलिक सीमा में जो सबसे सर्वोच्च कानून कौन है? संविधान। न सरकार, न लोग, न जुडिशियरी, सबसे सर्वोच्च कानून कौन है? संविधान। तो संविधान और राज व्यवस्था कुछ इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। हमने बोला राज व्यवस्था शासन करने की प्रक्रिया है। शासन करने के लिए आवश्यक है कुछ आधारभूत कानून हमारे पास होने चाहिए। आधारभूत का मतलब क्या है? सर्वोच्च कानून। यानी कि सभी सरकार में कार्य कर रहे या शासन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होने वाले सर्वोच्च कानून जो हैं वो संविधान है। राज व्यवस्था हमने बोला शासन करने की प्रक्रिया का अध्ययन। तो शासन करने की प्रक्रिया में संविधान तो शामिल है, लेकिन संविधान के अलावा अन्य फैक्टर भी, जैसे कि हम आगे जब हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कैसे संविधान के अलावा संवैधानिक घटकों के अलावा अन्य फैक्टर राज व्यवस्था में हिस्सा लेते हैं, जैसे राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल जो हैं वो सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में संविधान में नहीं दिया। अब कांग्रेस और बीजेपी का नाम संविधान में नहीं है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो राज व्यवस्था में सत्ता प्राप्ति का भी अध्ययन किया जाएगा
कि भाई किस तरीके से सरकारें चुनाव लड़ती हैं, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चुनावों को प्रभावित करते हैं, तो राज व्यवस्था संविधान की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। संविधान उसका एक अंग है। संविधान राज व्यवस्था का जब हम अध्ययन करेंगे तो संविधान एक महत्वपूर्ण घटक है, हम ये बोल रहे हैं। लेकिन केवल संविधान ही राज व्यवस्था नहीं है, जबकि राज व्यवस्था यानी कि आप इंग्लिश में इसको पॉलिटी भी बोलते हैं, राज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका एक अंग है। क्योंकि शासन में निर्णय लेने और उनका क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया में संविधान एक घटक है, लेकिन केवल संविधान घटक नहीं है। तो ये जो है संविधान और राज व्यवस्था के बीच का डिफरेंस और रिलेशन। अब आपने अभी तक क्या समझा? पहले हमने राज व्यवस्था को समझा। अभी तक हमने समझा पॉलिटी के बारे में, यानी कि पॉलिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझी। यानी उसमें हमने ये भी समझा कि पॉलिटी बाकी जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है या पॉलिटिकल साइंस है उनसे कैसे अलग है। अब एंड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमने पॉलिटी एक कॉन्सेप्ट के रूप में तो हमने समझ लिया, लेकिन जनरल स्टडीज़ में जब हम पॉलिटी शब्द की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, यानी उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। कि पॉलिटी जब हम शब्द बोल रहे हैं तो हम उसको ब्रॉडली कैटेगराइज, व्यापक रूप में कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया। जैसे पहला हमने लिखा है कि पॉलिटी के अध्ययन में आता है किसी राष्ट्र की पहचान और उसके लक्ष्यों का अध्ययन। इसका मतलब क्या है? हम बोल रहे हैं कि हमने पॉलिटी में सबसे पहले अध्ययन के रूप में 5 कैटेगरीज जो है ब्रॉडली बनाई हैं। पहली कैटेगरी में हमने लिखा है राष्ट्र की पहचान और उसके लक्ष्यों का अध्ययन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब कोई राष्ट्र है, हर एक राष्ट्र की एक विशिष्ट जो है पहचान होती है। अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग क्या होती है पहचान। जैसे अमेरिका तो क्या कहा जाता है? विश्व का पहला लोकतंत्र। ठीक उसी तरीके से ब्रिटेन, चाइना, जैसे चीन अपने आप को घोषित रूप से कम्युनिस्ट कहता है, यानी तो वो उसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। तो इसमें पॉलिटी में पहला जो हम अध्ययन करते हैं वो राष्ट्र की पहचान और उसके लक्ष्य। तो विशिष्ट हर एक देश की जो है एक अलग पहचान होती है। हमने बोला राज व्यवस्था किसी विशिष्ट राजनीतिक इकाई का अध्ययन है, न कि राजनीतिक शास्त्र की तरह। राजनीतिक शास्त्र का मतलब क्या? हमने कहा शासन के अलग अलग प्रकारों का अध्ययन। लेकिन राज व्यवस्था में यानी पॉलिटी में हम किसी विशिष्ट राजनीतिक इकाई का पढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ राज व्यवस्था सामान्य अध्ययन के रूप में क्या अध्ययन उसका होगा, क्या क्या चीज़ों का अध्ययन होगा, उसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि हर एक राष्ट्र की एक विशिष्ट पहचान। जैसे भारत की पहचान क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, क्या गणराज्य। तो अब इनका मतलब क्या है ये हम पॉलिटी में बाद में अदर लेक्चर्स जो आगे हम समझेंगे। लेकिन अभी हम केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पॉलिटी में अंदर आगे के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें। तो क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र की पहचान और लक्ष्यों का अध्ययन। तो हमने बोला कि हर एक देश की एक पहचान होती है। समाज जैसे भारत में हमने क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या है? ये भारत की पहचान है। दूसरा हमने लिखा लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? हर एक देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्य अपने सामने रखता है, यानी कि वो कैसा भविष्य में वो कैसा राष्ट्र बनाना चाहता है, विजन जिसे हम बोलते हैं। जैसे भारत में लिखा होगा आर्थिक रूप से कई लक्ष्य होंगे जिसको हम पढ़ेंगे। राजनीतिक लक्ष्य हमारे सामने होंगे, कैसा? लोकतांत्रिक लक्ष्य, लोकतंत्र से रिलेटेड होंगे, नागरिकता से संबंधित होंगे वो सब। सामाजिक मतलब जैसे सामाजिक समानता, महिला समानता, तो ये सब क्या हैं? ये हमारे लक्ष्य हैं। इनका अध्ययन राज व्यवस्था में हम एक सब विषय के रूप में पढ़ते हैं। दूसरा हमने
लिखा है ब्रॉड कैटेगरी के रूप में हम राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ते हैं, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। इसका मतलब क्या है कि हमने बोला कि किसी भी राजनीतिक इकाई, किसी भी राष्ट्र की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है और उसमें जो है निवासी लोग होते हैं, उनको हम नागरिक बोलते हैं। तो नागरिकों को जो है नागरिक होने के नाते दो कैटेगरी, दो उनको एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। एक उनको अधिकार दिए जाते हैं और कुछ उनके कर्तव्य होते हैं। जैसे मूल अधिकारों में, जो कि भाग 3 भारत के संविधान में है, उसमें हम पढ़ते हैं नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार। और कर्तव्य का मतलब क्या है, मूल कर्तव्य भाग 4A, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकारों का मतलब क्या है, इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। तीसरा कैटेगरी है राज्य की शक्ति और उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या है, हम कह रहे हैं, हमने बोला कि शासन में निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय लेने वाली एक संस्था होती है राज्य। ये वो वाला राज्य नहीं है बिहार उत्तर प्रदेश वाला, इसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। राज्य एक अवधारणा है, जिसे राष्ट्र राज्य हम बाद में बताएंगे आगे के वीडियो के लेक्चर में। तो अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि शासन में निर्णय लेने वाली जो संस्था है उसको संविधान क्या देता है, शक्ति और उत्तरदायित्व। शक्ति देता है ताकि वो नागरिकों के प्रति जो उत्तरदायित्व राज्य को दिए गए हैं उनको पूरा कर सके। तो इसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्य, सुरक्षा से रिलेटेड राज्य क्या करता है, न्याय से रिलेटेड कार्य क्या करता है और विकास से रिलेटेड कार्य क्या करता है, इसके बारे में समझेंगे। सुरक्षा के संबंध में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के संबंध में पढ़ेंगे, विकास से रिलेटेड जैसे वित्त आयोग हो सकता है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, तो वो सब लोगों के, नागरिकों के विकास के लिए तो बनी गई हैं। तो उसके लिए राज्य को क्या दिया जाता है, शक्ति दी जाती है। चौथा हमने इसमें लिखा है ब्रॉड कैटेगरी में निर्णय लेने वाली संस्थाओं का गठन। इसका अध्ययन करते हैं। निर्णय लेने वाली संस्थाओं का गठन से क्या मतलब है, जैसे संसद, न्यायपालिका या जुडिशियरी और कार्यपालिका। इनके अंदर और भी बहुत सारी छोटे बड़े जो संस्थाएं हैं वो होती हैं। तो चौथे में हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड इनका गठन कैसे होता है, संसद बनती कैसे है, संसद का गठन कैसे होता है, संसद के कितने भाग होते हैं, न्यायपालिका में न्यायपालिका की हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स। उसके अलावा कार्यपालिका में 2 तरीके की होती है। जैसे कार्यपालिका में एक नेता होते हैं जो उनको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। स्थायी कार्यपालिका जिसके अंदर IAS और PCS ऑफिसर आते हैं, तो उनका अध्ययन करते हैं हम। लास्ट में हमने लिखा है राजनीतिक इकाइयों और अन्य संस्थाओं के आपसी संबंध, यानी कि जैसे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, राज्य और केंद्र के संबंध, संसद और संसद और कार्यपालिका के संबंध, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध। तो इन 5 कैटेगरीज के अंदर हम राज्य व्यवस्था को सामान्य अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं, जिसको कि हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। अब इसमें अभी हमने केवल पॉलिटी के बेसिक उसको समझा। क्या समझा, पॉलिटी में हमने पहले समझा जिसको हम राज्य व्यवस्था बोल रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग या आधारभूत अवधारणा। दूसरा हमने समझा पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। तीसरा हमने समझा पॉलिटिक्स यानी राजनीति और राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में क्या अंतर है। चौथा हमने समझा संविधान और राज व्यवस्था में संबंध। और अंत में हमने समझा कि पॉलिटी GS यानी कि सामान्य अध्ययन में राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है।
तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी पॉलिटी की, इसमें सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आधारभूत समझ है विषय की वो होना ज़रूरी है, ताकि हम आगे जब हम पढ़ें पॉलिटी तो हमें ये दिक्कत ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब पॉलिटिक्स और बेसिक जो टर्म्स हैं, यानी पॉलिटिक्स और पॉलिटी में क्या अंतर है, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या अंतर है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम जीएस के पार्ट के रूप में राज व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि देखिए आधारभूत समझ हो जाने से विषय को समझने में आसानी होती है। तो आगे जो है हम शुरू करेंगे अगले टॉपिक से। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल से जो है अगले लेक्चर में हम राज व्यवस्था से जुड़ी अन्य अवधारणाओं को, जैसे कि संविधान बेसिक कैसे है, हमारा जो संविधान सभा वो कैसे बनी, किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, और उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आएंगे कि क्या महत्व संविधान का है, इसको समझने की कोशिश करेंगे।